जय संविधान। महात्मा गांधी की जय। जय भीम। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। बांग्लादेश में जो घटनाएं घट रही हैं वो मुझे परेशान कर रही हैं, देश को भी परेशान कर रही हैं, सत्ता में बैठे हुए नेताओं को परेशान कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं मुझे नहीं पता। कुछ साल पहले आपने श्रीलंका में इसी प्रकार की स्थिति देखी थी। श्रीलंका के अंदर एक शासक आया था जिसने सिंघली मेजॉरिटी को उत्तेजित करके कि हिंदू लोग, क्रिश्चियन लोग, मुसलमान लोग सिंगलीज के हितों के विरुद्ध हैं वहां पर, और वो क्योंकि आर्मी ऑफिसर था और क्योंकि वहां पे जो तमिल नरसंहार हुआ था उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी और वो श्रीलंका का राष्ट्रपति बना था। तो माइनॉरिटी के अगेंस्ट जो उसने विद्वेष का फायदा उठाया, विद्वेष पैदा किया और राष्ट्रपति बना। लेकिन जब उसने मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए, जब उसने निर्णय लिया कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होंगे, केवल जैविक फर्टिलाइजर यूज होंगे, तो वहां एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिर गया। कोविड आया, टूरिज्म खत्म हो गया, इकोनॉमी बुरी हालत में आ गई, विदेशी ऋण बहुत ज्यादा बढ़ गए, रिपेमेंट करने की स्थिति नहीं थी, जनता में विद्रोह हुआ। और श्रीलंका जैसे देश में आपने वो दृश्य देखे होंगे जिसमें राष्ट्रपति भवन में देश की जनता घुस गई, कोई स्विमिंग पूल पे स्विम कर रहा था, कोई उनके बेड पे सो रहा था, कोई आनंद ले रहा था और राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गए। वो हमारे देश के नजदीकी देश है श्रीलंका, इसलिए हमारा परेशान होना जायज था। लेकिन क्योंकि वहां धार्मिक विद्वेष और सिंगली मेजॉरिटी का फायदा उठाकर वो सत्ता में आए थे, तो वहां जनता ने जल्दी समझ लिया कि ऐसी चीजें राष्ट्र हित में नहीं होती जब माइनॉरिटी मेजॉरिटी को लड़ाया जाता है, और वहां पे उन्हें सत्ता से हटना पड़ा। अब जो घटनाएं घट रही हैं वो बांग्लादेश के अंदर घट रही हैं। बांग्लादेश भी भारतवर्ष का बिल्कुल सटा हुआ देश है। हमारे बॉर्डर्स उसके बॉर्डर्स मिलते हैं। वहां से देश के अंदर आए हुए लोगों को घुसपैठिया कहा जाता है। और जो वहां आंदोलन हुआ उसका मुख्य कारण था कि वहां पे शेख हसीना जो देश की प्रमुख थी, वो शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। आपको याद होगा, हमारी उम्र के लोगों को तो जरूर याद होगा, जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तो जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी वो शेख मुजीबुर रहमान ने लड़ी थी और इंदिरा जी ने उनका साथ दिया था। और एक मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ था बांग्लादेश के अंदर, जिसमें भारत लोगों का, भारतीयों का और भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान था। वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर जो एक स्थिति थी कि ईस्टर्न पाकिस्तान का एक्सप्लॉयटेशन वेस्टर्न पाकिस्तान करता था और उसका धन लूट के वेस्ट पाकिस्तान में ले जाता था, उसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग परेशान थे। और उस संघर्ष में शेख मुजीबुर रहमान ने लड़ाई लड़ी थी और इंदिरा जी ने उनका साथ दिया था। और उसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों को 90,000 से ऊपर पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना के हिंदुस्तान लाया गया था। और एक विश्व की पहली घटना घटी थी जिसमें एक देश को आजाद कराया गया, पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्र को 2 भागों में बांटा गया और इंदिरा जी ने वो 1971 में किया था। उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना जब वो 2-3 बार जीत गई तो वो भी लोकतांत्रिक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी तानाशाह बनने की तरफ बढ़ गई। उन्होंने बांग्लादेश के अंदर एक नया नियम लागू किया कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। अब
बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में किसने भाग लिया, किसने भाग नहीं लिया, इस पे वहां पे एक क्रोध की भावना बांग्लादेश के युवाओं में भड़क रही थी कि जो शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी जो सत्ता में आई, उन्होंने अपने काडर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित बताकर सरकारी नौकरियां दी और बाकी लोगों को जो कि दूसरे दलों के आश्रित थे उनको नौकरियां मिलनी बंद हो गई। लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया, लोग सड़कों पे उतरे, जनता सड़कों पे उतरी। शेख हसीना ने इसको पुलिस के माध्यम से, आर्मी के माध्यम से दबाने का प्रयास किया। तो शुरू जो लड़ाई हुई थी इस मुद्दे पर कि शेख हसीना अपने पॉलिटिकल सपोर्टर्स को सरकारी नौकरियां दे रही हैं केवल, लेकिन वो आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि उसमें लाखों लोग सड़कों पे उतर आए। ढाका में आपने देखा होगा कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। शेख हसीना ने उसको दबाने का प्रयास किया, दमन किया, लेकिन वहां की जनता ने इतना दबाव डाला कि आर्मी ने फिर अल्टीमेटली शेख हसीना को कहा कि अब आप हमको सेव नहीं कर सकते, अब आप अपनी जान बचाइए और जाइए। लेकिन एक चीज और है जो बांग्लादेश के अंदर उठी कि किस प्रकार से वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डंडे के बल पर परिवर्तित किया गया। जब वहां पोलिंग हो रही थी तो जब चुनाव हुआ तो बड़ी लो वोटर टर्नआउट था, बताया गया 25% वोट पड़े। लेकिन जब अगले दिन बताया गया बांग्लादेश के अंदर, बताया गया कि 45-50% वोट पड़ गए, माने डबल हो गए। इसका माने वहां वोटर्स मैनिपुलेशन हुआ, फर्जी मतदान या किस प्रकार का मतदान बांग्लादेश के अंदर हुआ ये तो बांग्लादेशी बताएंगे। लेकिन ये पता चला कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थे उनका वहां के चुनाव आयोग ने उनका हनन किया और एक तानाशाह शेख हसीना उभर कर सामने आई। ये और देशों में भी हुआ, हमारे देश में भी आरोप लग रहे हैं, सच है कि गलत मुझे नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है 5 करोड़ वोटों की हेराफेरी हो गई। वोट ज्यादा गिन लिए गए, कई जगह जितने पड़े थे उससे ज्यादा गिन लिए गए और कई जगह जितने पड़े थे उससे कम गिन लिए गए। कोई कहता है 135 सीटों में हेराफेरी हुई, कोई कहता है 80 सीटों में हुई, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जो 241 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है वास्तविकता में उतनी नहीं मिली। लेकिन चलिए हमारे देश की बात, लेकिन शेख हसीना का वहां से इस्तीफा देना और भारत की तरफ शरण मांग लेकर भागना, तो अब कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या शेख हसीना को बांग्लादेशी घुसपैठिया माना जाएगा। अच्छा, भारत सरकार ने एक स्टेटमेंट दिया, बताया जाता है कि ये इट इज ए इंटरनल मैटर ऑफ बांग्लादेश। तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मोहम्मद यूनुस, उनका एक स्टेटमेंट आया कि इसको इंटरनल मैटर बता के भारतवर्ष ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ झटक दिया है। अरे आपका पड़ोसी देश है, लोकतांत्रिक देश है, और अगर ये आरोप है कि लोकतांत्रिक देश में तानाशाही प्रवृत्ति और पूरा हाईजैक कर लिया गया इलेक्शन प्रोसेस को, तो भारतवर्ष को तो स्टैंड लेना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें चीन का हाथ है, कुछ कह रहे हैं भारतवर्ष का हाथ है, कोई कहते हैं अमेरिका का हाथ है, कोई कहते हैं कि बांग्लादेशी इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन एक चीज तो बिल्कुल सहमत होने योग्य है कि जिस प्रकार से श्रीलंका के अंदर एक मास मूवमेंट चालू हुआ था, बांग्लादेश के अंदर भी उसी प्रकार का मास मूवमेंट हुआ और तख्ता पलट हो गया। तो हमें चिंतित होने की आवश्यकता तो है, क्योंकि अगर आपका बॉर्डर कंट्री अशांत है और बिल्कुल आपके देश से लगा हुआ है, तो वहां पे अगर दमन होगा तो वो आपके देश के अंदर आएंगे, घुसपैठिए बढ़ेंगे। तो बीएसएफ को, सीआरपीएफ को, इंडियन आर्मी को सजग होने की आवश्यकता है कि वो आपके देश के अंदर न घुसे। और उस समय अगर तटस्थ भाव अपना लेंगे और वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप भाग नहीं लेंगे और उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो देश की लोकतंत्र की महत्ता क्या रह जाएगी। लेकिन हाँ, चलिए एक अच्छी बात बांग्लादेश में भी दिखी और श्रीलंका में भी दिखी कि देश की जनता ने जाग कर
तानाशाही प्रवृत्ति को रोका और ये पागलपने की प्रवृत्ति को रोका। अब देखती हैं शेख हसीना दिल्ली आती हैं, उन्हें शरण मिलती है कि नहीं मिलती है, या किसी और देश में जाके शरण लेती हैं। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा होना, जनता का जागना, जनता का संवेदनशील होना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना और सत्ता पक्ष द्वारा कानून नियमों का परिवर्तन करके विपक्षी दलों की जबान को रोकना और जनता की जबान को रोकना, अगर ये श्रीलंका बांग्लादेश ने सहन नहीं किया तो ये कम से कम भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। तो वो तो मिडिल ईस्ट में हो ही रहा है जो हो रहा है, अब बांग्लादेश में भी ये स्थिति है। तो हम तो परमेश्वर से कामना करते हैं कि भारतवर्ष में ऐसी स्थिति न पैदा हो, भारतवर्ष में शांति बनी रहे, लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संविधान के हर मूल्य का अनुसरण हो और जनता को ऐसी स्थिति में ना आना पड़े। क्योंकि भारतवर्ष जैसे देश में जहां 142 करोड़ जनता है, गॉड फॉरबिड जनता अगर सड़क पे आई तो बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट होगी, बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सद्बुद्धि मिले सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को, जनता की आवाज को सुने, जनता के दर्द को सुने, बेरोजगारी को दूर करें, महंगाई को दूर करें, अग्निवीर जैसी मूर्खतापूर्ण निर्णयों को वापस लें और देश की जनता को उनके जो एक प्रोटेस्ट है उसको बाहर निकलने का मौका दें। वरना बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट को रोका जाता है तो उसी प्रकार का घटना होती है जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका में हुई। अब देखते हैं बांग्लादेश में आगे क्या होता है, लेकिन अभी तक जो हुआ है वो चिंताजनक है और हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि सभी लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का अनुसरण भारतवर्ष में होता रहे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।